नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको ग्रुप डी 2022 के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा सेशन ग्रुप डी 2022 में साइंस के आए हुए प्रश्नों के बारे में है और हम इसी प्रकार शिफ्ट वाइज साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। आपके ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्न साइंस के इस प्रकार से हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है कि एक ही सामग्री के दो तारों पर विचार करें, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 2:5 है और उनकी लंबाई का अनुपात 7:5 है। यदि समान मात्रा में धारा उनके माध्यम से प्रवाहित हो रही है, जब उन्हें क्रमशः V1 और V2 वोल्टेज वाली दो बैटरियों से जोड़ा जाता है, तो V1:V2 ज्ञात करें। देखिए, आप जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर I R होता है। क्या होता है? I R। लेकिन यहाँ V1 बराबर I R1 और अनुपात दे रखा है V2 बराबर I R2। यहाँ देखिए धारा दोनों में समान है, तो V1:V2 बराबर होगा R1:R2। ठीक है। तो देखिए R क्या होता है? R क्या होता है? L/A। R होता है L/A। तो R1 के लिए L1/A1। इसी प्रकार R2 के लिए क्या होगा? देखिए R1 के लिए तो हो गया L1/A1। ठीक है। इसी प्रकार R2 के लिए जो होगा वह है L2/A2 होगा। तो जब आप इसे हल करेंगे, देखिए R1:R2 बराबर, देखिए L1 ऊपर ही आएगा अपॉन A1। देखिए नीचे वाला जो A2 है वह ऊपर वाले L1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो L1 का मान दे रखा है 7 और A2 का मान है 5/2 गुणा 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 का मान जो है वो 7:2, जो कि V1:V2 के बराबर होगा। V1:V2 बराबर R1:R2 किसके बराबर होगा? 7:2। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा 7:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए अगला सवाल, कितने शानदार सवाल आपके प्रश्न में ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं। देखिए, यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो 6 ओम के बीच विभवांतर होगा। देखिए आप जानते हैं कि B बराबर क्या होता है? ओम के नियम से B बराबर होता है I R। यहाँ R 3 अलग अलग प्रतिरोधक हैं, तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा RT बराबर, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं
तो तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 3 प्लस 2 प्लस 6, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा RT बराबर 11 ओम। ठीक है, तो B बराबर IR सूत्र से I निकालेंगे। I बराबर, I क्या होगा, देखिए I बराबर V अपॉन R, तो V कितना निकल के आया 9, R तुल्य प्रतिरोध निकल के आया हमारा 11। ठीक है, कितना आ गया 11, तो I हमारी आ गई 9/11 एम्पियर। कितना आ गई 9/11 एम्पियर। अब हमसे पूछा है कि 6 ओम प्रतिरोधक में विभवांतर, तो B बराबर होता है IR। देखिए B बराबर I होता है, तो I निकल के आया 9 I कितना निकल के आया 9/11, I निकल के आया 9/11, और R कितना दिया हुआ है 6 ओम। कितना है 6, तो B बराबर होगा 9 छक्के 54/11। जब आप इसको हल करोगे तो ये लगभग 4 9 11 चौके 44, बच्चे कितने 10, पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे तो 9, लगभग 4.9 वोल्ट के बराबर होगा। यानी 6 ओम प्रतिरोध में कितना होगा 4.9 वोल्ट विभवांतर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल किस प्रकार के सादा सिंपल सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद होता है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकर्मक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, नमक और जल का। इनकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक या 2 पदार्थ मिलकर जल और लवण का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वह उदासीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में नमक और जल उत्पाद के रूप में बनते हैं। अगला सवाल, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। देखिए आपने कक्षा 10वीं की NCERT की किताब में धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी कि Pb, और नीचे और भी जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में, तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। तो आप देखेंगे इन सभी में सबसे नीचे जो धातु है वो है लेड यानी कि सीसा। सीसा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है इन सभी में से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सीसा। अगला सवाल देखिए, किसने साधारण से सवाल और NCERT की किताब से यहाँ से हूबहू पूछे जा रहे हैं, जो कि लाइन टू लाइन NCERT 10वीं कक्षा 10वीं की किताब से आए हैं। देखिए छोटे कण रिक्त स्थान रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। दूसरी ओर बड़े कण रिक्त स्थान रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं।
तो देखिए यहाँ जो बैंगनी और नीला जो प्रकाश है, जो रंग है, यानी जो छोटे कण होते हैं वो बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। उसी दूसरी ओर बड़े बड़े लाल और नारंगी रंग के प्रकाश को अधिक बिखेरते हैं। यानी कि छोटे कण जो होते हैं, जब आप प्रकाश में देखते हैं तो छोटे कण जो होते हैं बैंगनी और नीले रंग को सबसे अधिक बिखेरते हैं, जबकि बड़े कण जो होते हैं वो लाल रंग और नारंगी रंग के प्रकाश को सबसे अधिक बिखेरते हैं। तो आपके इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, बैंगनी नीला, लाल और नारंगी रंग। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। रिक्त स्थान की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। जो कम्यूटेटर होता है यह डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में प्रयोग किया जाता है, जिसका कार्य कम्यूटेटर का कार्य ब्रशों को आर्मेचर से जोड़ने का होता है, यानी कि कुंडली धारा को बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य कुंडली में धारा की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। यह डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से है। यदि दो तारों समान लंबाई और समान प्रतिरोध के हैं, यानी कि दो तार हैं जिनकी लंबाई और प्रतिरोध दोनों क्या हैं, समान हैं, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो हैं वो अलग अलग हैं, तो तार की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। देखिए तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, R बराबर क्या होता है, R बराबर L/A होता है। क्या होता है, L/A। देखिए यहाँ दोनों का R समान है और L भी समान है, तो इसका अनुपात जो होगा R1/R2 बराबर L1/A2 गुणा A2/L1 क्या होगा, L2। तो यहाँ R दोनों का समान है, L भी दोनों का समान है, तो यहाँ A2 8 और A1 जो है 1 है, तो प्रतिरोधकता का जो अनुपात होगा वह 8:1 होगा। क्या होगा, 8:1। आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 8:1। देखिए अगला सवाल देखिए, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। देखिए इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वे ITI ट्रेड से संबंधित होते हैं, जो कि ITI की कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ITI का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रुप डी में ITI से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित ही आपकी शिक्षा के अनुसार आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी कि किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत परिणामी बल अधिकतम जब होता है तब भुजाओं की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से, एक सुई को फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के
ध्रुव से उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 फोकस दूरी पर रखा गया है तो आवर्धन क्या होगा। देखिए आवर्धन जो होता है वह किसी लेंस की क्षमता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ फोकस दूरी दी गई है, तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की दी गई है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र पता होना चाहिए। तो इस सवाल को हम करेंगे बाद में। तो अगला सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धातु तत्व नहीं है। देखिए कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब में आपने पढ़ा होगा कि जो 17वां वर्ग है, जो हैलोजन समूह है, उसमें एक भी तत्व धातु नहीं है, यानी कि सभी की सभी क्या हैं, गैसें हैं या अधातुएं हैं। और क्या है, धातु या अधातु हैं, लेकिन धातु नहीं है। तो आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 17 समूह। अगला सवाल देखिए, एच दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणु की आवश्यकता है। देखिए जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम अणुओं की संख्या को देखते हैं कि दोनों ओर, यानी कि अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के बीच अणुओं की संख्या समान है या नहीं। देखिए यहाँ राइट साइड में एस ओ एच तीनों की संख्या और लेफ्ट साइड में तीनों की संख्या कितनी कितनी है, इस प्रकार से संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ सल्फाइड के राइट साइड में 2 अणु हैं, जबकि राइट साइड में 3 हैं। देखिए अगला हाइड्रोजन के यहाँ पर भी, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर भी हाइड्रोजन के 4 हैं। कितने अणु हैं, 4। अगला इधर देखिए ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हमें सल्फाइड के अणुओं में हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं को क्या करना है, संतुलित। देखिए इधर सल्फाइड के 2 हैं तो इधर कितने, 3। तो हम पहले हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। देखिए इधर हाइड्रोजन के 2 हैं तो इधर हाइड्रोजन के सामने हम 2 का गुणा कर देंगे। किसका करेंगे, 2 का। जब हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो सल्फाइड के भी कितने अणु हो जाएंगे, 2। यहाँ भी सल्फाइड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और एक इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे, 3। तो इस प्रकार यहाँ 2 ऑप्शन वाला उत्तर आपका सही है। ठीक है, कितने नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। जिनकी हम यहाँ पर संतुलित जब हम करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणु चाहिए, 2 अणु। ठीक है, अगला देखिए, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। देखिए शराब में अल्कोहल होता है, अल्कोहल को अल्कोहल CH3 COOH जो समूह होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है, में ऑक्सीजन के सबसे अधिक यानी कि 2 परमाणु होते हैं। कीटोन में C डबल बॉन्ड O एक ही परमाणु है। एल्डिहाइड में भी OH COH होता है, इसमें भी ऑक्सीजन का एक ही होता है। और इस शराब में भी ऑक्सीजन का एक ही अणु होता है। तो कार्बोक्सिलिक वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, ये डायलिसिस वह प्रक्रिया है जो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए
की जाती है। जब गुर्दे की सामान्य प्रणाली का प्रभावित होती है तो डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन उचित क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों का सही क्रम दर्शाता है? देखिए, डायलिसिस क्या होता है? जब आपका गुर्दा या किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं या सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तो आपके जो ब्लड छानने की प्रक्रिया है वह कृत्रिम रूप से बाहर से की जाती है, जिस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और इसका एक निर्धारित क्रम होता है। इसमें पहले जो रक्त होता है वो धमनी रेखा से निकलता है और रोगी के रक्त को डायलिसिस द्रव के साथ एक टैंक से गुजारता है। जो रक्त होता है वो धमनी रेखा से रोगी के रक्त को डायलिसिस द्रव के साथ एक टैंक से गुजारता है। उसके बाद अपोहन द्रव का ऑस्मोटिक दबाव रक्त के समान होता है और अपशिष्ट के सिवाय, यानी कि अपशिष्ट के सिवाय जो होता है वह उसके दबाव से अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जब रक्त अपशिष्ट से उत्पाद डायलिसिस द्रव में चले जाते हैं, जब रक्त से अपशिष्ट उत्पाद डायलिसिस द्रव में चले जाते हैं तब वह शिरा रेखा से बाहर निकलते हैं, शिरा रेखा तक वह बाहर निकलते हैं, तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार के सही जवाब होगा आपका यहाँ होगा धमनी रेखा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके सवाल का सही जवाब होगा बी, यानी CBEDA। ठीक है, अगला सवाल देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? देखिए, आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता हुई। उसके बाद वह जमीन से ही जल ग्रहण करते हैं कि जमीन और वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस, और पौधों के पास खुद का क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाने में उनकी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा, जल जमीन से पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक तत्व के साथ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूर्ण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, मेथोनिक अम्ल बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो मेथोनिक अम्ल होता है वो बिछुआ नामक पौधे की पत्तियों से स्रावित होता है। एसिटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एसिटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है। जब हमारा मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। मुंह में मौजूद बचे हुए भोजन के कणों को विघटन से बेस उत्पन्न करते हैं। बेस का मतलब होता है यहाँ क्षार। क्या है? क्षार। इससे ऊपर वाले सवाल ऑप्शन जो सी है इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जब मुंह का pH 5.5 से कम, अर्थात 5.5 से कम का मतलब होता है अम्लीय प्रकृति। कैसी होती है? अम्लीय। जब हमारे मुंह का pH 5.5 से अधिक अम्लीय होता है तो हमारे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन डी है वह गलत है, क्योंकि मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्षार नहीं उत्पन्न करते, वो है अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है वह आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर
डी, इनकी चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। देखिए अगला सवाल, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है और जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है? देखिए ट्रिप्सिन, लार में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं। आपके लिए जो स्टार्च का पाचन करता हुआ है एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। लाइपेज जो होता है वो भी प्रोटीन, वसा और ऐसे ही प्रोटीन, वसा नामक पदार्थों का अलग अलग प्रकार से पाचन करते हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का करता है और एमाइलेज जो है आपके लिए स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा की सतह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? देखिए ऊपर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी, कैसा दिखाई देगा? काला। क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसलिए वायुमंडल की उपस्थिति में जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का जो रंग है वह काला दिखाई देता है। देखिए अगला सवाल, किस संक्रमण से वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है? इस प्रकार के सवाल में है जो HIV जो एड्स जो रोग है जो कि वायरस के कारण होता है, इसमें जो वायरस होते हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारे शरीर के जो सैनिक होते हैं उनके अंदर जाता है और उन्हें कार्य करने से प्रभावित करता है और हमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित करता है। HIV की फुल फॉर्म होती है HIV। एड्स जो बीमारी है वह कई बीमारियों का समूह है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एक बीमारी एक बीमारी नहीं है, इसके एक साथ कई प्रकार की बीमारियां इसमें होती हैं। अगला सवाल, त्रिक में मध्य तत्व होता है। डोबेनाइनर का जो त्रिक नियम है उसके अनुसार जो पहला और तीसरा तत्व होता है वह अपने परमाणु द्रव्यमान का जो मध्य वाला औसत तत्व होता है वह औसत होता है, यानी कि पहले और तीसरे तत्व का औसत मध्य वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब, यानी पहला और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दर्शाए गए पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? ये दिखाई गई जो चित्र जो दिखाया गया है यह एक पादप कोशिका है। इसमें जो मध्य वाला भाग है, जो पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है, यह सबसे बड़ा भाग होती है पादप कोशिका में और रिक्तिका के अंदर ही अवशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इनकी अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पाए जाएंगे? रिक्तिका के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल, देखिए कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? हमने इस सवाल में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है?
वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में नमक, जिसको साल्ट या लवण बोलते हैं, और जल उत्पन्न करते हैं। इनकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस सवाल में जल और नहीं है वही आपका सही जवाब है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में जल नहीं है। यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बाकी सभी में उत्पाद के रूप में एक लवण एक जल, एक लवण एक जल, एक लवण और एक जल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में केवल एक लवण है जो कि एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, जो कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। धन्यवाद। ऐसे ही विज्ञान के सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के सभी प्रकार के क्वेश्चनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ALP साइको हब। धन्यवाद।